Hello students, welcome to my physics forum. I'm your physics teacher and my name is Suhail Ahmed. I'm teaching physics to NEET aspirant as well as JEE aspirants for last 25 plus years, and I have successfully made so many doctors and engineers. My job is to teach you and your job is to practice, and because it is you who can make the difference, not alone me. I can guide you only, but real difference is made by only student. Otherwise, there is a teacher who teaches so many students, but only few students get success. Why? Just ponder over it. In branded institutes where I have also taught, you can see thousand and thousand, lakhs and lakhs students join, but only few hundreds of students are successful. So all depends. अगर सक्सेस अगर जो डिपेंड करता इंस्टीट्यूट पे, तो जितने भी आपके ब्रांडेड इंस्टीट्यूट हैं वो सारे स्टूडेंट को सक्सेसफुल करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि उनमें भी उनका जो रेशियो है, पासिंग रेशियो, वही 1 और 2%। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1 और 2% स्टूडेंट, उनकी गलती नहीं है, वो पढ़ाते तो सबको सेम ही है, लेकिन 1 या 2% स्टूडेंट उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वही सक्सेसफुल होते हैं। सो टीचिंग इज नॉट वन साइडेड, इट इज टू साइडेड अफेयर, और इसमें आपको भी देखना है कि कितना मेहनत आप कर सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको सक्सेस कभी हाथ नहीं लगा, चाहे मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं, आप जैसे भी पढ़ लें। सो इसलिए कभी भी बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े ब्रांड को देख के आप ज्यादा ये मत होइए, क्योंकि वो आपके सक्सेस को सिर्फ इंड्यूस कर सकते हैं, वो आपके सक्सेस को कभी भी ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैं जो क्लास अभी आपको लेने जा रहा हूँ, वो इस क्लास में मैं एग्जाम्पलर का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो या 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये शायद तीसरा वीडियो है। तो इसमें आप देखिएगा कि मैंने कुछ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स लिए हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं और कुछ समझने वाले हैं, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पहले कंसेप्चुअल प्रॉब्लम 3.15, ये सारे प्रॉब्लम एग्जाम्पलर से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं। पहला जो है वो हमारा जो ये है, हमारा जो नंबर है 3.15, इसमें देखिए वो कहता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थिक मेटालिक स्ट्रिप टू जॉइन वायर्स इन अ पोटेंशियोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर जब बनाया जाता है तो देखो कैसे बनाया जाता है। इसमें ये मीटर ब्रिज जब भी बनाया जाता है तो इसमें ऐसे बनाया जाता है। तो ये जब बनाया जाता है तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर वायर जब हम लोग लेते हैं तो थिक मेटालिक वायर इसलिए ये यूज करते हैं आपके स्लाइड वायर ब्रिज में या पोटेंशियोमीटर में, ताकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो अगर ए ज्यादा होगा यानी कि थिक होगा, तो आर क्या होगा, कम होगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो वो पोटेंशियोमीटर के टोटल रेजिस्टेंस को वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए आप बाकी वायर का रेजिस्टेंस हम लेते हैं, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस लेते हैं, लेकिन उसमें अगर मेटालिक वायर को भी अगर हम थिक नहीं रखेंगे तो मेटालिक जो स्ट्रिप है उसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस विल गेट अफेक्टेड। तो इसीलिए हम लोग मेटालिक स्ट्रिप को लेते हैं और थिक लेते हैं, ताकि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर है वो इफेक्टेड ना हो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, फॉर वायरिंग इन होम वन यूजेस कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर, व्हाट इज द कंसीडरेशंस आर इन्वॉल्व इन दिस। देखो कॉपर वायर में क्या होता है, कॉपर वायर में का जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ कोर्स जो है वो कम होता है, एल्युमिनियम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन एल्युमिनियम, लेकिन सिर्फ चॉइस तो रेजिस्टेंस कम होगा तो आप जाहिर सी बात है
कि वो ऐसा वायर लगाना चाहेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो ताकि पावर लॉस ना हो ज्यादा। तो पावर लॉस नहीं हो तो इसके लिए हम तो बेसिकली कॉपर वायर यूज करेंगे, बट एल्युमिनियम भी कभी इसलिए यूज करते हैं कि कॉस्ट, आप जानती हैं कि कॉपर इज मटेरियल जो है वो काफी महंगे एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, तो हम लोग एल्युमिनियम भी यूज करते हैं। तो कंसिडरेशन में दोनों चीज रखेंगे, स्मॉलर रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड कॉस्ट भी कम होना चाहिए, तो दोनों का हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसलिए समटाइम कॉपर यूज करते हैं, समटाइम एल्युमिनियम, डिपेंड करता है किसका कितना बजट है। लेकिन आप हमसे पूछें कि कौन से यूज करना चाहिए, तो आंसर इज द कॉपर वायर। तो कॉपर वायर ऐसे तो उससे भी अच्छा सिल्वर है, सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है उसे, बट आप जानते ही हैं फॉर ऑब्वियस रीजन सिल्वर कौन लगाएगा, ये आम आदमी के बजट से तो बाहर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग ये कंसिडरेशन रखते हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर एलॉयज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स? एलॉय क्यों यूज करते हैं हम लोग को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए? हम लोग एलॉय क्यों यूज करते हैं? एलॉय इसलिए यूज करते हैं कि आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बेस रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर ये चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तो फॉर एलॉय होता है अल्फा जो है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट हो जाता है। कहने का मतलब है कि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा बस थोड़ा सा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टिविटी है एलॉय का, तो उसका ग्राफ ऐसे जाता है, देख रहे हो, थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन कंडक्टर का यही ग्राफ होता तो ये ऐसे होता। तो इसका मतलब है कि चूंकि, अच्छा, आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, तो रो ही नहीं चेंज करेगा तो आर भी नहीं चेंज करेगा। तो वही काम है किसका, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कौन क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फिक्स्ड हो, वो वेरी ना करे। तो इसीलिए एलओआई को यूज किया जाता है। आप समझ गए क्यों एलओआई यूज होता है? बिकॉज उसका जो अल्फा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो अप्रोक्सीमेटली 0 या वेरी वेरी स्मॉल, तो देर इज हार्डली आर विच डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोर और लेस इसका जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होता है, जिसके कारण हम लोग इसको ये नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा कि जो पावर है P to be delivered to a device via transmission cables having resistance RC. If the V is the voltage across R and I is the current through it, find the power wasted and how it can be reduced. ये मैं आपको समझाता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो कि यहाँ पर कोई पावर स्टेशन है और उसने पावर प्रोड्यूस किया V इंटू, और ये केबल है और ये सिटी में आना। अब सिटी तो वहां होगा नहीं, दूर होगा, 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, 200, 500, इवन 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। आप जानते हैं कि आर क्या होता है, रो एल बाई होता है, और केबल की लंबाई बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा। तो पावर जो लॉस होता है केबल में वो होता है आई स्क्वायर आर सी। ये पावर का फॉर्मूला है, पावर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। आरसी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ केबल। केबल का क्या है, रेजिस्टेंस। आई क्या है, करंट है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं जो पावर उसने प्रोड्यूस किया है V इंटू आई से किया है, और पावर क्या उसने जो प्रोड्यूस किया वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड है इसका मतलब क्या है, V इंटू आई फिक्स्ड है। अब V अगर फिक्स्ड है, अब मान लो कि पावर को रिड्यूस करना है, ये पावर लॉस, दिस इज योर पावर लॉस। अब पावर लॉस करने के लिए फॉर मिनिमम पावर लॉस क्या होना चाहिए, आई शुड बी स्मॉल होना चाहिए। अब यहां से देखिए, अगर आई स्मॉल होगा तो वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। तो इसीलिए ट्रांसमिशन जो है हाई वोल्टेज पे किया जाएगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज voltage power wasted, how it can be reduced? So it can be reduced by transmitting at very high voltage. आप देखते हैं ना
गांव में जो हाई टेंशन वायर जा रहे होते हैं वो 75,000 वोल्ट 1 लाख वोल्ट पर होता है। तो यानी कि V को बढ़ा के I को रिड्यूस करते हैं, और I को रिड्यूस करने से क्या हो जाता है, ये आप पावर लॉस जो देख रहे हैं वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना। तो आप यहां से देखिए पावर प्रोड्यूस के लिए VI फिक्स होता है, तो I को अगर कम रखेंगे तो V को हाई रखना पड़ेगा। इसीलिए हाई वोल्टेज को पे पावर ट्रांसफर करके और करंट को मिनिमाइज करके हम पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि AB एक पोटेंशियोमीटर है, अगर R एक रेजिस्टेंस है और अगर उसको इंक्रीज किया जाता है तो किस डायरेक्शन में बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो R जब इंक्रीज, करंट क्या हो, करंट E डिवाइडेड बाई R प्लस RAB। तो इसका मतलब है कि जब R इंक्रीज होगा, यहां से देखो, तो I डिक्रीज होगा। जब I डिक्रीज होगा हमारा, तो जो V क्या होता है, I इंटू R होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि V भी डिक्रीज होगा। जब V डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है V बाई एल वो भी डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज होता है तो इस EMF को नापने के लिए आपको बड़ा लेंथ चाहिए। तो आपको बड़े लेंथ लेने के लिए इस जॉकी को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जॉकी विल शिफ्ट टुवर्ड्स B। तो किस डायरेक्शन में जॉकी शिफ्ट होगा, तो उसका आंसर है, एक बार फिर समझिए, मैं आपको अलग से डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखिए ये पोटेंशियोमीटर का बैटरी है, ये रेओस्टेट है, और ये आपका पोटेंशियोमीटर का वायर है AB, और इसमें करंट है I। ये सेल करंट दे रहा है ना। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, R प्लस RAB, AB का रेजिस्टेंस अब कह रहा है, और ये I होगा E अपॉन इतना। तो कह रहा है कि R इंक्रीज होता है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, I क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, I इंटू आर होगा। आर किसका, मान लो कि ये J है तो R A J होगा। अब हमारा क्या होगा, I डिक्रीज कर रहा है तो V भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और तुम जानते हो कि V बाई एल जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो V अगर डिक्रीज हुआ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सेल के EMF को नाप रहे हो तो सेम EMF को नापने के लिए हमको बड़े लेंथ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि J को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो किधर शिफ्ट हो गया, B की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए द जॉकी शुड बी शिफ्ट टुवर्ड्स द व्हाट, ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसको B की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा और सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, ये फ्री है आपके लिए लेक्चर, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप मुझे कमेंट करते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। एनी डाउट तो मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। और आप पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।